ट्राइंगल बनाऊं तो क्या बनेगा ट्राइंगल? लेटरल एपिकोंडाइल, रेडियस हेड और कौन सा बन रहा होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोसेस, थंब रिप्रेजेंट द लेटरल एपिकोंडाइल, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट द रेडियल हेड। बेटा ये 3 पॉइंट, ये एक ट्राइंगल ये भी बन गई। अब ये जो ट्राइंगल अगर यहाँ पे स्वेलिंग हो रही हो तो यू मस्ट कंसीडर दैट देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्वेलिंग है। जब आप इसकी ट्राइंगल की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मीडियल लेटरल एपिकोंडाइल, यू मस्ट कंसीडर दैट देयर इज समथिंग इंट्रा कैप्सुलर स्वेलिंग है, कोई जॉइंट के इनसाइड जो प्रॉब्लम चल रहा है, इंट्रैपमेंट ऑफ व्हाटएवर द रीजन। यहाँ पे स्वेलिंग आ रही होगी तो आपको पता चल रहा होगा सुप्रा यानी कि उसकी कैप्सूल है जरूर, लेकिन ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर रीजन में इसको स्वेलिंग आ रही है, देयर इज समथिंग अदर प्रॉब्लम। और यहाँ पे ये जो इश्यूज आते हैं तो उसको आपको जानना बड़ा जरूरी है। जैसे मैं कह दूं लेटरल एपिकोंडाइल बर्साइटिस है, बच्चा इन्फ्लेम कर गया तो उसकी भी रीजन हो सकती है, जैसे रेडियोहिम्ब्रल बर्साइटिस है तो ये चांसेस आपके पास हो सकते हैं। यू मस्ट कंसीडर द रेडियोहिम्ब्रल बर्साइटिस, साइनोवाइटिस ऑफ द रेडियोहिम्ब्रल जॉइंट, बर्साइटिस, साइनोवाइटिस, लेटरल एपिकोंडाइटिस और साथ में पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व एन्ट्रैपमेंट, ये कॉमन है लेफ्ट साइड की एल्बो से और ट्रायंगल से हम देख सकते हैं। डन क्या? ठीक है, ये वाली ट्रायंगल नहीं बनती है, ट्रायंगल इस तरफ बनती है तो यहां पे कॉमनली मीडियल कोलैटरल लिगामेंट कॉमन डैमेज हो सकता है। और कौन सा है कॉमन? फ्लेक्सर ओरिजिन यहां पर है, जहां से फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जाते हैं। मसल्स याद है ना कौन कौन से थे? प्रोनेटेड टीरीज, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, अल्नारिस, बार्बेरिस, लॉन्गस। अच्छा, सुपरफिशियल की ब्रांच तो पहले सबसे पहले क्या आएगा? फ्लेक्सर डिजिटोरम आ गया, फ्लेक्सर सुपरफिशियली जिसको सेबलिमस भी कहते हैं, और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। अच्छा, ये वाले मसल्स जो इन्वॉल्व होते हैं इनका भी बाद में क्या कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन के इश्यू है, प्रॉब्लम इज नोन एज अ डॉल्फिन हेड। मेजर कोलैटरल लिगामेंट अगर डैमेज हुआ तो उसके भी चांसेस हैं, यू कैन इजीली असेस बाय वेगस टेस्ट से देख सकते हैं। जैसे हम ये करें तो वेगस टेस्ट, तो ये वेगस टेस्ट में भी आपको आइडिया आ जाता है। मीडियल साइड पे फोर आर्म की पेन, इंट्रोशियस की बाद दफा पेन आ जाना वो बड़ा कॉमन आता है। प्रोनेटेड टीरीज सिंड्रोम, प्रोनेटेड टीरीज के दोनों मसल्स के हेड के दरमियान में से एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व आ रही होती है, मीडियन नर्व की ब्रांच, अगर वो कभी इंट्रैपमेंट आ जाए देयर इज अनदर प्रॉब्लम व्हिच इज नोन आल्सो नोन, जहां से आप कह सकते हैं साइन ओ साइंस, पेशेंट इज अनएबल टू डिटेक्ट। अगर वो पेन रखी जाए या पेन या कॉमन पेन या कोई तो नीडल सुई और उसको उठाने की कोशिश करे, पेशेंट इज अनएबल टू डू, पेशेंट कैसे करेगा? वो ये यूज करेगा और क्या करेगा? ऐसे उठाने की कोशिश करेगा रेदर देन दिस वे। देखो इस तरह किसी चीज को उठाना नहीं कर सकेगा, वो कैसे करेगा? ये क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा होगा, नर्व्स को सप्लाई जा रही नहीं होगी। दूसरी एग्जांपल ये वाले जो स्ट्रक्चर्स में आते हैं, फोर आर्म में पेन बड़ा कॉमन आता है, थक जाए ये पेन आना इस रीजन में ये कॉमन है। फिर आपके पास स्ट्रक्चर फोर आर्म पेन जो नॉर्मली पेशेंट प्रेजेंट करता है, ओवर यूज सिंड्रोम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो फिर भी आपके पास एल्बोमियल फिक्सेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट। अर्ली एज में 19 ईयर्स से पहले तक आप सबको पता है कि एपिफिजियल लाइन जो है वो कंप्लीट नहीं होती, फाइन है, ठीक है। और उस सूरत में क्या होता है, जब भी एक्सेक्ट ऐसे जो लगता है कि फ्रैक्चर्स है, जबकि वो अभी ग्रोथ कंप्लीट नहीं होती, ग्रोथ प्लेट। खुदा ना खासा बच्चों में कभी फ्रैक्चर हो गया या हो जाए इशू, तो उसमें भी डर क्या होता है, एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट अगर डिस्टॉर्टेड हो जाए या डिस्प्लेस्ड हो जाए तो फिर ग्रोथ रुकती है और उसमें बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए केयरफुल रहना पड़ता है, स्पेशली एल्बो पे, कि जब वो अगर इसको मोबिलाइज करते हैं, बाद में स्ट्रेट नहीं एल्बो होती और इस पोजीशन में बढ़ी है, और फिर क्या कहते हैं डॉक्टर ने कह दिया आ जाइएगा 4 हफ्तों के बाद, 5 हफ्तों में, 5 हफ्ते डॉक्टर ने कह दिया और 2 हमने खुद सोच लिए, फिर भी जरा और एहतियात कर लेते हैं, जरा ध्यान से जाते हैं। 6 हफ्ते गुजार के 7 हफ्ते को बच्चे का इमोबिलाइज होकर कंट्रैक्चर को अनएबल टू स्ट्रेट द एल्बो प्रॉपर्ली। और 3 हफ्तों में ये था कि उन्होंने 3 हफ्ते करना होता है, 4 हफ्ते 3 हफ्ते में उतार के मिनिमम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी होती है। वो प्रॉब्लम और ये बड़ी क्विकली रिलीव नहीं होता, इसका कंट्रैक्चर फ्लेक्सर कंट्रैक्चर बन जाए ना बाइसेप का, ये बड़ा ही लीथल है और बाजू सीधा करना बड़ा मसला है। और फिर ज्यादा एग्रेसिव हम मोबिलाइजेशन नहीं ला सकते बच्चे को, क्यों? एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट अगर डिस्टॉर्ट होगी या डिस्प्लेस्ड होगी, देयर इज अनदर प्रॉब्लम, ग्रोथ का इशू आ जाएगा उसका, ये एल्बो रीजन। इससे बड़े केयरफुल तरीके से उसको भी टाइमली आपने आइडेंटिफाई करके उसकी एक्सरसाइज और मोबिलाइजेशन स्टार्ट की, जो कि मैं अभी आपको मोबिलाइजेशन की टिप्स। फिर आपके पास इस सेक्टर्स के पोस्टीरियरली प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। पोस्टीरियर में इंपेंजमेंट बड़ा कॉमन है। इंपेंजमेंट कौन सी होती है, किस तरह हर बात भी करते हैं, हाइपर एक्सटेंशन वेगस जो सिंड्रोम है, ओवरलोड सिंड्रोम, उसमें भी क्या चांस होता है, पोस्टीरियर साइड का पोस्टीरियर मीडियल कॉर्नर ऑफ द इलेक्ट्रॉन
फ्रैक्चर कर जाता है, मीडियल साइड पे ना टिप फ्रैक्चर करके इंपैक्ट कर गई, इंपेंज कर गई, फोसा इलेक्ट्रॉन फोसा है। अब जैसे वो फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होके वहां पे इंट्रैपमेंट हुई और उसके बाद पेशेंट इज अनएबल टू डू एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा। और आप सबको पता है नॉर्मल एंड फील क्या होती है, हार्ड फील ऐसे होनी चाहिए। अगर हार्ड फील मुझे यहां से मिलना शुरू हो जाए या स्प्रिंगी, इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इनसाइड द जॉइंट, या कोई ऑस्टियोफाइट है या कोई फ्रैक्चर है या कोई टिप ऑफ द फ्रैक्चर होगा जो उसकी वजह से वो यहां इंपैक्ट हो गया कि मुझे फर्दर करने नहीं दे रहा या एक्सटेंड नहीं करने दे रहा। तो यू शुड नो अबाउट दैट कि अगर यहां पर ये इशू आ रहा है, यहां से हार्ड फील आना शुरू हो गई है और मैं फील कर रहा हूं एंड फील ऐसे है, इसका मतलब ये कि वहां कोई प्रॉब्लम है, एक्सरे कंफर्मेशन करवाएगी, देखा गया तो डेफिनेटली अगर वो इस हद तक आके पेंच होते तो उसको सर्जरी के लिए सही लिया जा सकता है और हाल के लिए। लेकिन अगर एडहेरेंस की वजह से और रेंज पूरी नहीं हो रही फिर हम जरूर ये चांस लेते हैं कि इसको स्ट्रेट किस तरह कर सकते हैं। वो फिर हम विजुअलाइजेशन के होल्ड लेग्स टेक्निक अप्लाई करके हेवीनेस कंप्रेशन अप्लाई करके वी कैन अप्लाई डिफरेंट पीएनएफ टेक्निक्स एज वेल और उसकी फिर हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब आपके पास और पोस्टीरियर साइड में कौन से बर्सा है, व्हिच इज आल्सो नोन एज द स्टूडेंट्स एल्बो। समटाइम्स पेशेंट ये पोजीशन में हार्ड सरफेस पे रख के बैठते हैं, बाद में अब तो आजकल लैपटॉप यूज करने से यहाँ पेन ज्यादा आते, लेकिन समटाइम्स ये जो डेस्क होते थे, चेयर्स होती थी आगे फ्रंट पे डेस्क, तो वहां बैठने की आदत है, स्टूडेंट्स एल्बो। अदरवाइज यू कैन आल्सो से दैट द बास्केटबॉलर, इसमें बड़ा कॉमन है कि ये नी इन्फ्लेम कर जाए या उसके साथ आता है कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है और लेकिन आपको सबको पता है बरसात जब भी कभी इन्फ्लेम होगा तो कैसे होगा, लोकलाइज्ड एंड स्पेसिफिकली डिफ्यूज स्वेलिंग नहीं होती, लोकलाइज्ड स्पेसिफिकली उसको आप मार्क कर सकते हैं, सर्कल में लेकर आ सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं उसकी बाउंड्री को, तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि ये। और वहां बकायदा तौर पे एक बना हुआ है इलेक्ट्रॉन की टिप का, दूसरे एक और आपको नजर आ रहा होगा इन्फ्लेम हो, तो यू शुड नो अबाउट दिस द स्टूडेंट्स एल्बो और बास्केटबॉलर्स में ज्यादा कॉमन। फिर एक और चांस पोस्टीरियर साइड पे इंफेक्शन का मैंने बता दिया, इंफेक्ट हो गया, फ्रैक्चर हुआ, इंफेक्ट कर गया इलेक्ट्रॉन फोसा के अंदर, वो बड़ा कॉमन है, ऑस्टियोफाइट की फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है। तो ये पोस्टीरियर साइड पे पेन है, लैटरल एल्बो एंड लैटरल एपिकॉन्डाइटिस, कैनस एल्बो, मीडियल और गोल्फर एल्बो और लैटरल बर्साइटिस, दीस आर द वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द एल्बो जॉइंट। अगर फ्रैक्चर्स, जिसका फ्रैक्चर्स की बात मैं करता हूं, इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्चर है टिप का, ये बड़ा एक है, उसके टाइप 1 टाइप 2 आ जाए। सुप्राकोंडाइलर रीजन, सुप्राकोंडाइलर रीजन का फ्रैक्चर की क्लिनिकली फीचर्स क्या आते हैं, यहाँ पे क्या बहुत से वेसल्स भी हैं, बेकिल आर्टरी, अगर वो डैमेज हो जाती है वो पेन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्शन, आपने उसको कर दिया कंपार्टमेंट सिंड्रोम, बड़ा हार्ड इम्मोबिलाइज किया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, लिथार्जी हो जाना, पल्स का इफेक्ट आ गया। और सुप्राकोंडाइलर रीजन में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 फ्रैक्चर्स है। टाइप 1 में विदाउट एनी डिस्प्लेस देयर इज द लाइन, टाइप 2 देयर इज अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सुप्राकोंडाइलर रीजन, उसके दरमियान डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। यहीं पर फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर लाइन नजर आई है टाइप 1, फ्रैक्चर लाइन थी लेकिन फ्रैक्चर लाइन के साथ डिस्प्लेस्ड हो गया, रहा वही है, ऐसे करने तो जुड़ जाएगा लेकिन लाइट से उसकी अलाइनमेंट चेंज होगी। एंड टाइप 3 टोटली डिस्प्लेस्ड हो गया। तो ये सुप्राकोंडाइलर रीजन के 3 फ्रैक्चर था। जब आप उसको स्टार्ट करेंगे मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं और उसी स्लाइड के अकॉर्डिंग आप उसको जब देखोगे तो आपको ये याद रहेगी ये चीजें सारी। फिर आपके पास जनाब, अब एल्बो के ऊपर जब आपके पास पेशेंट आ जाते हैं और इसकी सिचुएशन आप देखेंगे आप क्या कर सकते हैं। बच्चों में बड़ा कॉमन है फ्रैक्चर, ब्रेन स्टिक फ्रैक्चर हम क्यों कहते हैं, वो भी कंप्लीट हुई नहीं होती ग्रोथ, और वो जब होता है जैसा शाख टूटती है उसकी अंदाज में उसका फ्रैक्चर भी और कॉमन है। और इसमें आपके पास सिचुएशन आ सकती है पुल्ड एल्बो एंड पुश्ड एल्बो। पुल्ड एल्बो क्या है, यस डिलीवरी या बच्चे की बर्थ के दौरान उसके बाद भी हो सकता है, मतलब बाजू से खींचा गया या बाद में कई बच्चे मान लिया पेरेंट्स की बच्चों को छोटे से पकड़ लिया बाजू से, और पुल्ड एल्बो को हाउस उसको कहते हैं नर्स पेड। तो उसके अलावा पुश्ड एल्बो की बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन ये हो सकती है जब आप कंपैक्ट कर जाए और इतना फोर्सफुली गिरे फ्लोर पे और उसके बाद क्या हो वो धंस गया और जॉइंट, और उसमें हम पुश्ड एल्बो कॉमन आता है पुल्ड एल्बो के साथ केस, वो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि सब लग्जेट हो चुका होगा ये जॉइंट, इसमें बड़ा केयरफुली इसको देखना है आप करने के बाद। तो सही ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर कनकेवो कन्वेक्स रूल अप्लाई करना सीम्स डिफिकल्ट वन, लेकिन यू शुड नो अबाउट दैट, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, ओलेक्ट्रॉन प्रोसेस ओलेक्ट्रॉन फोसा में एज ए एक्ट करता है कन्वेक्स सरफेस, ठीक है, लेकिन द सिमिलर वे ह्यूमरस जो ह्यूमरस है और रेडियस जो अल्ना है, ह्यूमरस एक्ट करता है अल्नो ह्यूमरल जॉइंट में एज अ कनकेव पार्ट और सॉरी एज अ कन्वेक्स पार्ट,
ट्रोक्लियर नोच, और जो अल्ना है वो एक्ट करते हैं एज अ कनकेव। अब जब हम बात करते हैं बैक साइड पे तो उसमें ऑपोजिट हो जाता है, वहां पे अल्ना एक्ट करता है करती है एज अ कन्वेक्स पार्ट, और इलेक्ट्रॉन फोसा जो है वो एक्ट करता है एज अ कनकेव पार्ट। अब वो क्या होगा, कनकेवो कन्वेक्स रूल, अगर आप किस जॉइंट को मोबिलाइज कर रहे हैं, आप उसको फोसा को इनके मोबिलाइजेशन कर रहे हैं प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन प्रोसेस को, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ट्रोक्लियर नॉच के हवाले से अल्लाह को, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ऐसा कंफ्यूजन लगे किसको क्या करना है, यू कैन अप्लाई बायोमेट्रिक। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एल्बो कॉम्प्लेक्स में और जॉइंट कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो रोल प्ले कर रहा होता है, वो कौन सा, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। Superior radial ulnar joint is very important because in the same elbow complex की बात करूं, elbow complex में ulnohumeral joint involved, radiohumeral joint is involved, radio ulnar joint is important, and radio ulnar joint में दो तरह, एक है superior radial ulnar joint और inferior radial ulnar। Not doubt inferior radial ulnar joint is risk में बड़ा रोल आता है, लेकिन इसमें मूवमेंट्स कुछ ऐसी हैं जिसमें inferior का भी अगर ना मोबिलाइज कर रहा हो तो there is something problem। और आपने देखा होगा जब कभी एल्बो पे या फोरआर्म पे आता है तो रूल होता है कि अबव वन जॉइंट और द बिलो वन, तो उसको मोबिलाइज कर देते हैं। अब होता है कि जब मैं इस पे मूवमेंट करवाना चाहूं, मैं कहूं जी अच्छा जी इस पे क्या हो रही है मूवमेंट, सुपीनिएशन एंड प्रोनेशन अकर्स ऑन द रेडियो अल्नर जॉइंट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और इंफीरियर, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अच्छा, ये अप्लाई कर रहे हैं सुपीनिएशन प्रोनेशन, तो ये जॉइंट में मूवमेंट आ रही है। अब आप सबको पता है रेडियल ट्यूबरोसिटी एक्ट एज अ कन्वेक्स पार्ट और द अल्नर नॉच जो है एक्ट करती है एज अ कनकेव। अब जब आप उसको मूवमेंट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है ड्रिल सुपीनिएशन रेडियल ट्यूबरोसिटी मूव्स किधर मूव करेगी। अगर मैं डाउनवर्ड मूव कर रहा हूं तो ये डॉर्सली मूव करेगी। यहां पे हम डॉर्सल और वेंट्रल का कांसेप्ट लेते हैं, तो मैं वेंट्रली जा रहा हूं तो डॉर्सल में जाए, और जब मैं उसको सुपीनिएशन कर रहा हूंगा तो वेंट्रली होगा। तो आपने वेंट्रल ग्लैंड देनी है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द सुपीनिएशन और डॉर्सल ग्लैंड देनी है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोनेशन। तो इस तरह आप उसको ग्लैंड देके आपको याद रहेगा, और अगर कुछ याद ना हो तो बेटा वेंट्रल एंड डॉर्सल दोनों तरफ ग्लैंड दे दो, वेंट्रली दे दो। प्रॉब्लम सिर्फ एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम आ सकता है कि वेंट्रल ग्लैंड विल इंप्रूव दिस वन कॉन्सेप्ट करने, लेकिन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए तो आप बायलैटरल ग्लैंड दे सकते हैं, और उसकी ग्लैंडिंग टेक्निक्स में वो आपको भी बता देते हैं।